ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में कल जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। और उसके बाद हम मैट्रिसेस की बात कर रहे थे और कुछ डिटर्मिनेंट के बारे में भी बात की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती हैं। यानी समटाइम्स डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना आसान नहीं होता। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए बड़ी आसानी से उसका डिटर्मिनेंट इवेलुएट किया जा सकता है। मसलन अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट वन उसमें से यह है कि अगर आप कोई सा भी मैट्रिक्स लें, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ये हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, अगर हम एक मैट्रिक्स ए लें और ए मैट्रिक्स से बी हासिल करें उसकी रोज को इंटरचेंज करने से, यानी अगर हम ये कहें कि इफ रोज ऑफ ए आर इंटरचेंज्ड, देन उसका जो डिटर्मिनेंट है उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, यानी तब हमें मिलेगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमने इवेलुएट करना है 2 3 5 6 0 9, 2 5 एंड 6। अगर हम ऐसा करें कि इसकी किसी भी दो रोज को या कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं कि रो नंबर 2 और रो नंबर 3 को आपस में इंटरचेंज करवा देते हैं, तो उससे क्या होगा, एक बाहर नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। 2 3 5 एज इट इज रहेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 5 6 और यहाँ पर होगा 6 0 9। तो ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करने से पहले वाले डिटर्मिनेंट का नेगेटिव मिलता है। अच्छा, एक और बात, अगर कोई सी एक रो या कॉलम जीरो हो, इफ वन रो और कॉलम इज इक्वल टू जीरो, देन जो डिटर्मिनेंट है वो भी जीरो के इक्वल होगा। यानी ये बहुत आसान है इसको अप्लाई करना कि अगर आपके पास कोई रो या कोई से भी एक कॉलम जीरो आ गया है तो हम उसी रो या उसी कॉलम से एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं तो आंसर जीरो ही मिलता है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी थी। और एक और है कि अगर कोई सी दो रो आपस में इक्वल हो, आर आई इक्वल हो आर जे, या फिर कोई कॉलम सी आई इक्वल हो सी जे, तो उस सूरत में भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल होता है। तो ये इसकी बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होते हैं। फिर यह है कि अगर आप किसी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दें या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो उस सूरत में भी जो डिटर्मिनेंट है उसमें बाहर नेगेटिव आ जाता है। अगर कोई सी दो रोज इक्वल हों या कोई से दो कॉलम्स इक्वल हों तो उस सूरत में भी डिटर्मिनेंट जीरो की इक्वल होता है। और अगर कोई रो या कोई कॉलम मुकम्मल तौर पर जीरो यानी उसकी तमाम एंट्रीज जीरो हों तो उस सूरत में डिटर्मिनेंट जीरो की इक्वल होता है। एक और प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है एन क्रॉस एन, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, और हम उसके साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवा के उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, यानी के ए डिटर्मिनेंट। तो ये इक्वल होगा के पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। होता क्या है, जब हम डिटर्मिनेंट के साथ किसी भी एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो उस डिटर्मिनेंट के अंदर किसी एक रो या किसी एक कॉलम की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल हम 3 बाय 3 का ही मैट्रिक्स लें, एक मैट्रिक्स हम के ए ले लेते हैं पहले, तो वो क्या बनेगा, के A11, के A12, के A13, के A21, के A22, के A23। इसी तरह यहाँ पर होगा के A31, के A32 और फिर है के A33। और हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, यानी कि ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो ये के ए का डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं, लेकिन जब यहां से कॉमन लेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से भी कॉमन लिया जा सकता है। तो फर्स्ट रो में से अगर हम कॉमन लें तो एक के, सेकंड रो में से भी एक के कॉमन ले लें और थर्ड रो में से भी एक के कॉमन ले लें, तो यहां पर रह जाएगा इनसाइड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी जस्ट ए की एंट्रीज बच जाएंगी। सो दिस विल बी इक्वल टू के3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इन जनरल एन बाय एन मैट्रिक्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि के ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के पावर एन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
और एक और चीज भी है, सम जो है उसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर उसकी कोई एक रो या कोई एक कॉलम आपस में ऐड हो रहे हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है जिसमें ये एलिमेंट है A11 A12, यहाँ पर है A13 प्लस अल्फा 13, ये है A21 A22 A23 प्लस अल्फा 23, और ये है A31 A32 A33 एंड प्लस अल्फा 33। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को सम ऑफ दी टू डिटर्मिनेंट्स लिखा जा सकता है। देखिए कैसे। ओके, इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और प्लस में फिर ये डिटर्मिनेंट यानी A11 A12, लेकिन यहां पर होगा अल्फा 13, इसी तरह A21 A22 और अल्फा 23, इसी तरह A31 A32 एंड अल्फा 32 33। तो इनको आप, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, जरा उनको टैकल कीजिएगा। तो यही इसकी बेसिक सी प्रॉपर्टीज थी डिटर्मिनेंट की। और समटाइम्स डिटर्मिनेंट इवेलुएट करने के लिए हम रो या कॉलम ऑपरेशंस को यूज करते हैं, लेकिन हमें कॉलम ऑपरेशन से ज्यादा सिर्फ किसी एक ऑपरेशन को समझ लेना काफी है। तो मैं जस्ट रो ऑपरेशंस के बारे में बात करने वाला हूं कि रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। तीन किस्म के रो ऑपरेशंस हैं जिन्हें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस बोलते हैं, और ये बड़े अहम हैं। पूरा लीनियर अलजेब्रा समझें तो इन्हीं तीन ऑपरेशंस पर ही डिपेंड कर रहा होता है। उनमें पहला जो ऑपरेशन है वो ये है कि हम किसी भी मैट्रिक्स की रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी RI कैन बी इंटरचेंज विद RJ। RI मीन रो नंबर I एंड RJ मीन रो नंबर J। यानी किसी भी आर्बिट्रेरी रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है। ओके। इसके बाद दूसरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये है कि हम किसी भी रो को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। K टाइम RI करने से हमें एक नया RI मिलता है, यानी रो में चेंज आ जाती है। किसी भी एक मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन, ये दूसरा रो ऑपरेशन ये बता रहा हूं कि किसी एक कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर को किसी भी पर्टिकुलर रो के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और तीसरा ये है कि किसी एक रो में RI में कांस्टेंट टाइम RJ ऐड किया जा सकता है और हम चेंज लाएंगे RI में। अच्छा, ये जो ऑपरेशंस हैं इनमें क्या, अच्छा इसके साथ ही मैं कॉलम ऑपरेशन भी एक्सप्लेन कर लूं, फिर एक एग्जांपल से समझाता हूं। कॉलम ऑपरेशंस क्या है, आप जस्ट R को C से बदल दें। कॉलम ऑपरेशंस किस तरह से मिलने वाले हैं, ये भी तीन ही हैं, लेकिन किसी एक को समझ लेना काफी है। तो हम रो ऑपरेशंस पर फोकस रखेंगे, यानी CI को CJ के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है, किसी भी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा ये है कि किसी भी कॉलम में नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ कॉलम J को ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह चेंज आ जाएगी CI में। अच्छा, जरा इनको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, जो कि है, मैं एक एग्जांपल बुक से ही ले लेता हूँ, वो है जी 2 3 1 0 5 9। बुक में ये नहीं है, 1 3 एंड -7। अब हम इसको रो इक्विवेलेंट कह सकते हैं कि दिस इज रो इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स। मैं क्या करने वाला हूं, मैं रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को इंटरचेंज करने वाला हूं। जब इनको इंटरचेंज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0 5 9 2 3 1, और ये होगा 1 3 -7। अब ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये आपस में इक्वल नहीं हैं, दीज आर रो इक्विवेलेंट। ये टर्म जरा गौर से सुनिए, दीज आर नॉट इक्वल। इक्वल होने के लिए मैट्रिसेस की तमाम एंट्रीज का सेम होना जरूरी है, जबकि ये रो इक्विवेलेंट है। यानी पहले मैट्रिक्स पर कोई रो ऑपरेशन लगाने से हमें दूसरा मैट्रिक्स मिला, सो दैट्स व्हाई दीज आर रो इक्विवेलेंट। अच्छा, ये तो हमने पहला ऑपरेशन यूज किया ना। अब हम ऐसा करते हैं कि किसी भी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कैसे? मैं रो नंबर 1 को एज इट इज रहने देता हूं,
रो नंबर 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। सो 2R3, तो चेंज किस में आएगी? R3 में। सो 2 3 1, और ये बन जाएगा 2 6 - 14। अच्छा, ये दूसरा रो ऑपरेशन हमने यूज कर लिया इस तरह का ही, और एक और रो ऑपरेशन भी है, जरा उसको भी अप्लाई करके देखते हैं। उसमें हमने ये कहा कि किसी भी एक रो में कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अदर रो ऐड करवाया जा सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि रो 2 + 2 टाइम रो 1 करवा देते हैं, और चेंज किस में आएगी? रो 2 में। यानी जस्ट रो 2 चेंज होने वाला है, रो 1 और रो 3 में कोई चेंज नहीं आएगी। सो 0 5 9 2 6 - 14 एज इट इज रहेंगे। और यहां पर चेंज क्या आएगी? R2 + 2 R1। सो 2 + 0 टाइम, 2 टाइम 0 मीन 2। 3 + 2 टाइम 5, सो 2 5 = 10 + 3 13। एंड 1 + 2 टाइम 9, सो दैट विल बी 19। तो अब ये जो चार मैट्रिसेस यहां पर लिखे आपको नजर आ रहे हैं, ये चारों रो इक्विवेलेंट हैं। दीज आर नॉट इक्वल, दीज आर रो इक्विवेलेंट। अच्छा, इनसे दो किस्म की हम फॉर्म्स बना लेते हैं मैट्रिक्स की। एक को बोलते हैं एचिलॉन फॉर्म, और एक को बोलते हैं रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। कल आप में से कोई इससे मुतल्लिक क्वेश्चन भी पूछ रहा था, तो जरा उसको गौर से देखिएगा। एचिलॉन फॉर्म ऐसी होती है कि तीन बातें इसमें होती हैं। फर्स्ट वन, जो लीडिंग एंट्री है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। यानी हर रो की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री मींस दैट फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इन अ रो। यानी किसी भी रो में जो पहली नॉन जीरो एंट्री है वो 1 होनी चाहिए। दूसरी बात, ऑल एंट्रीज बिलो, ऑल एंट्रीज बिलो लीडिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 0। यानी उस लीडिंग एंट्री से नीचे वाली जो तमाम एंट्रीज हैं उनको 0 होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि लीडिंग एंट्री जो है उसे राइट साइड की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। शिफ्ट टू द राइट। अब इसको मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जांपल की मदद से। फॉर एग्जांपल, हम यहां पर एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4, 0 1 2 9, 0 0 0 1। क्या आप में से मुझे कोई बताएगा कि क्या ये वाला मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म में है? यस सर। एक नहीं मिनट, सर, क्वेश्चन है। सर, दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स नहीं कैन बी सर, अप्लाइड फॉर नहीं। मैट्रिसेस विद द कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। शुएब पूछ रहे हैं जी, जो मैंने पीछे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बताई हैं वो उन मैट्रिसेस के लिए भी वैलिड हैं जिनकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर हों। चाहे वो रियल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, वो तमाम प्रॉपर्टीज उनके लिए सेटिस्फाई होती हैं। If k is multiplied to any one row or any one column, then same property applied as multiple of n or not? Yes, शुएब, आपका दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर यस है। काइंडली म्यूट स्टूडेंट। ओके ओके। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, एक्सप्लेन इट। ओके, मैं इनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा आज की मीटिंग में ही। अच्छा, ये एचिलॉन फॉर्म है। एचिलॉन फॉर्म कैसे है? आप देखें, हमारा जो लीडिंग एंट्री है वो तमाम में लीडिंग एलिमेंट 1 है। ओके। और दूसरी बात यह है कि हर रो में लीडिंग एलिमेंट आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है, और हर लीडिंग एंट्री के नीचे वाली तमाम एंट्रीज 0 भी हैं। तो ये एचिलॉन फॉर्म है। अच्छा, अगर मैं इसमें थोड़ी सी चेंज कर दूं, दिस इज इन एचिलॉन फॉर्म। अगर मैं थोड़ी सी चेंज करूं और एक नया मैट्रिक्स लिखता हूं, उसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 2 0 0, 0 0 0 1 0 0, 0 0 0 0 1 एंड 0 0 0 0 0 0। क्या अब ये एचिलॉन फॉर्म है? यस सर। यस। अवैस कह रहे हैं एचिलॉन फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है जी? ये भी एचिलॉन फॉर्म है। क्यों है भला? ये देखिए, इसका जो लीडिंग एंट्री है ये 1 है,
इसी तरह ये भी लीडिंग एंट्री वन है और ये भी लीडिंग एंट्री वन है, तो अगर किसी रो में लीडिंग एंट्री मौजूद है तो वो वन है। ओके। हर लीडिंग एंट्री जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट हुई है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये एचिलॉन फॉर्म में है। और हाँ, एक कंडीशन और भी कही जाती है कि अगर कोई रो जीरो हो तो वो जो रो है वो सबसे नीचे होनी चाहिए। यानी अगर एक रो मुकम्मल तौर पर जीरो हो, जैसे यहां पर आप चौथी रो को देखें तो चौथी रो की तमाम एंट्री जीरो हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो सबसे नीचे मौजूद है। तो अब ये जो मैट्रिक्स है ये भी एचिलॉन फॉर्म में है। ओके। अच्छा, इसके बाद दूसरी फॉर्म हम डिस्कस करेंगे, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म और एचिलॉन फॉर्म में सिर्फ एक फर्क है। यानी रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म पहले तो एचिलॉन फॉर्म होनी चाहिए। ओके। और उसके साथ एक कंडीशन और है कि लीडिंग एंट्री जो है उस कॉलम में उसके अलावा तमाम एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। यानी, अच्छा, ये जो लीडिंग एंट्री है ना, इसको पिवट एलिमेंट भी बोलते हैं। यानी पिवट कॉलम हैज ऑल जीरो एंट्रीज एक्सेप्ट पिवट एलिमेंट। पिवट एलिमेंट मींस दैट लीडिंग एलिमेंट। ये क्या कहा जा रहा है, पिवट कॉलम से क्या मुराद है? ये जो हमारा कॉलम है ये पिवट कॉलम है। हर वो कॉलम जिसमें कोई पिवट एंट्री मौजूद हो, लीडिंग एंट्री मौजूद हो, वो पिवट कॉलम होता है। यहां पर ये भी पिवट कॉलम है, ये भी पिवट कॉलम है और ये भी पिवट कॉलम है। तो यहां पर ये तीन पिवट कॉलम्स हैं। इनमें जो पिवट कॉलम्स हैं वो कौन से हैं भला दूसरे मैट्रिक्स में? पिवट कॉलम्स जो हैं वो ये तीनों हैं, पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और सॉरी चौथा कॉलम। ये जो है ये तीनों पिवट कॉलम्स हैं, इनके अलावा कोई और पिवट कॉलम नहीं है। रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के लिए एक तो मैट्रिक्स का पहले एचिलॉन फॉर्म में होना जरूरी है, और दूसरा यह है कि हर पिवट कॉलम में लीडिंग एंट्री या पिवट एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। मैं यहां पर एक मैट्रिक्स लिखता हूं, 1 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0, यही ऊपर वाले मैं कॉपी कर रहा हूँ, 0 0 0 0 1 5 एंड अगेन 0 0 0 0 0 एंड 0। तो ये एचिलॉन फॉर्म में तो है। अब सवाल यह है कि क्या ये रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में भी है? तो आंसर है नो। क्यों भला? ये जो पहला कॉलम है इसमें ये हमारा है पिवट कॉलम, सो यहां तक बात ठीक है। और दूसरा पिवट कॉलम ये है और तीसरा पिवट कॉलम ये है। अच्छा, इन पिवट कॉलम्स में आप देखें कि पहला जो पिवट कॉलम है उसमें पिवट एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं, सो इट्स ओके। इसी तरह जो दूसरा पिवट कॉलम है वो ये वाला है, लेकिन इसमें ये दोनों तो जीरो हैं, ये वाला एलिमेंट जीरो नहीं है। अच्छा, तीसरा कॉलम अगर आप देखें तो ये वन है, पिवट एलिमेंट है। इस कॉलम में भी इस लीडिंग एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं। तो अगर ये वाला जो टू है इसकी जगह भी जीरो आ जाए तो फिर ये रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म होगी। यानी मैं यहां पर इस टू की जगह जीरो साथ में शामिल कर लेता हूं। यहां पर अगर ये जीरो हो तो अब ये जो मैट्रिक्स है दिस इज इन रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म, या इसको रो रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म भी बोलते हैं। ओके जी। मैंने इसमें ये कहा कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म है। बाकियों के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं होता, हमें सिर्फ और सिर्फ पिवट कॉलम को देखना होता है कि पिवट कॉलम में पिवट एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एंट्री जीरो होनी चाहिए। तो बाकी सारी इसमें जीरो हैं, तो ये वाला मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में है। अच्छा, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें थोड़ी सी ये प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि एक मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। इसके बाद एक और कंसेप्ट है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक क्या होता है? जब मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म में बन जाता है तो उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मिलती हैं
उसको बोलते हैं रैंक। यानी द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, या फिर अच्छा आप ऐसा करें, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज भी फाइंड कर लें, नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स भी फाइंड कर लें, बल्कि जस्ट नंबर ऑफ, ठीक है ओके, या नहीं सिर्फ एक ही कर लें। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आप मालूम करें, एचिलॉन फॉर्म में जब मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाता है तो वहां से जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमें मिलती हैं उसको बोलते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचिलॉन फॉर्म, दिस इज कॉल्ड रैंक। अब जरा देखिए यहां पर ऊपर वाले मैट्रिक्स का रैंक कितना है। जिस मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में चेंज करके ये बनाया गया है, तो आप देखें इसमें, या जस्ट पिवट एलिमेंट्स की तादाद देख लें। पिवट एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 3 है। तो रैंक इज इक्वल टू 3। ये जो दूसरा मैट्रिक्स है इसका रैंक भी 3 है। यानी हम रैंक को इस तरह से रैंक की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे तरीकों से रैंक को डिफाइन करवाया जाता है। इसे द डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम की मदद से, या एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म की मदद से भी डिफाइन किया जाता है। तो चूंकि अभी हमने एचिलॉन और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म पढ़ी है, सो इनकी मदद से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो रैंक को हम एक और तरह से यूं लिखेंगे कि नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट्स या लीडिंग एंट्रीज जो हैं, दैट विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, अब इनवर्स फाइंड करने का एक और तरीका भी बताया गया। फॉर एग्जांपल हमें मैट्रिक्स ए है और हमें वहां से उसका ए इनवर्स फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने का एक तरीका ये भी है कि हम मैट्रिक्स ए के साथ एडजॉइन करें मैट्रिक्स आइडेंटिटी को, और इस पर कुछ रो ऑपरेशन यूज करते हुए हम पहुंचे इस फॉर्म में, दिस इज रो इक्विवेलेंट टू, यहां पर एक मैट्रिक्स आ जाए और यहां पर आइडेंटिटी आ जाए। यानी यहां पर जो दूसरा मैट्रिक्स आएगा, यानी हम क्या करना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स ए पर कुछ रो ऑपरेशन यूज करते 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 हम इस मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके साथ ये जो दूसरा मैट्रिक्स यहां पर बनेगा, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये इनवर्स ऑफ ए होगा। ओके। तो इसको समझने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करें। एग्जाम्पल 1 ऑन पेज नंबर 57। ओके, आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक है वहां से मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री इज लीडिंग बट इट लाइज ऑन लेफ्ट। एक मिनट जी, इम्तियाज अहमद सर, बाय डेफिनेशन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एचेलॉन फॉर्म होती है ना। जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, अगर उसके डायगोनल पर तमाम एंट्रीज 1 हो जाएं, ओके, तो वो एचेलॉन फॉर्म में होता है। डिटर्मिनेंट रूल को यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग रैंक, जी बिल्कुल कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट रूल नहीं, बल्कि ये जो हमने रैंक, जो रो ऑपरेशंस पढ़े हैं 3, इनको यूज करते हुए रैंक फाइंड किया जाता है। लाइक मैं एक मैट्रिक्स लेकर उसका रैंक आपको बताता हूँ और उसकी एचिलॉन फॉर्म भी बना लेते हैं। चलें एक एग्जांपल करते हैं। अ, ये मैं बुक से ही देख रहा हूँ एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के लिए, कि एक मैट्रिक्स है ए, उसकी एंट्रीज आप ले लें जी, 6, 3, -4, -4, 1, -6, 1, 2 एंड -5। हमें इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है, तो हम रो ऑपरेशंस को यूज करते हुए सबसे पहले इसकी एचिलॉन फॉर्म बनाएंगे। एचिलॉन फॉर्म में अगर आपको कॉलम में कोई 1 नजर आ जाए तो आप ऐसा करें कि उसको चेंज कर दें। मैं रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा 1, 2, -5, 6, 3, -4 यहां पर आ जाएंगे और रो नंबर 2 एज इट इज रहेगी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, उस लीडिंग एंट्री के नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो रो नंबर 2 और रो नंबर 3 कैसे 0 हो सकती हैं, अगर हम ऐसा करें कि रो 2 प्लस 4 टाइम रो 1 कर दें और चेंज आए रो 2 में, तो ये 0 बन जाएंगे। रो नंबर 1 में एज इट इज लिख रहा हूं, रो 2 प्लस 4 टाइम रो 1 करने से ये बन जाएगा 0। 1 + 8 दैट विल बी 9, -6 और -20 दैट विल बी -26। और इसी तरह इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम करते हैं रो 3 -6 टाइम रो 1, और चेंज किस में आएगी,
रो थ्री में 6 - 6 0, 3 -12 विल बी -9, और -4 +12 +30, तो ये बन जाएगा 26। ओके। अच्छा, ये तो बड़ा आसान हो गया। अब ऐसा करें, पहली रो का काम मुकम्मल हो गया, यानी जो पहला लीडिंग एंट्री है उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। अब दूसरी लीडिंग एंट्री ढूंढें, 1 2 -5। अगर आप इन दोनों को देखें, रो नंबर 2 और रो नंबर 3, तो ये दोनों एक जैसी हैं, लेकिन जस्ट एक सिंबल का डिफरेंस है। तो हम पहले ऐसा कर लेते हैं, 0 9 -26 एज इट इज लिख लेते हैं, और रो थ्री में रो टू को ऐड करवा देते हैं, और चेंज किस में आएगी, रो थ्री में, तो ये बन जाएगा 0 0 0। अच्छा, अभी ये एचेलॉन फॉर्म में नहीं है, हमें यहां पर भी वन बनाना है, तो हम इसको वन बना सकते हैं। रो ऑपरेशन लगाते हैं, क्या, 1 2 -5 एज इट इज लिखें, और रो टू को 9 के साथ डिवाइड करवा देते हैं, यानी आप 1/9 के साथ रो टू को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो चेंज किस में आएगी, रो टू में, तो ये बन जाएगा 0 1 -26/9, और ये है 0 0 0। तो अब आप देखें इस मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म में चेंज हो चुका है, और इस मैट्रिक्स में लीडिंग एंट्रीज कितनी हैं, दो हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू 2। ओके, इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, और इनको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, होमोजीनियस क्या होते हैं और नॉन होमोजीनियस क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर हम चलें थ्री वेरिएबल्स में बात करें, यहां पर सिर्फ थ्री और टू वेरिएबल्स की बात की गई है, तो मैं थ्री वेरिएबल्स की बात करता हूं, इन थ्री अननोन्स या थ्री वेरिएबल्स। इस तरह का जो सिस्टम है, A11 x1 +A12 x2 +A13 x3 दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट B1। इसी तरह A21 x1 +A22 x2 +A23 x3 दैट इज इक्वल टू B2। और फिर है A31 x1 +A32 x2 +A33 x3 दैट इज इक्वल टू B3। तो ये जो इस तरह की तीन इक्वेशंस लिखी गई हैं, जिसमें तीन अननोन हैं, अननोन कौन कौन से हैं, वेरिएबल, यानी x1 x2 और x3, ये तीनों अननोन है। A11 A12 A13, ये सारे जो कोफिशिएंट्स हैं ये भी नोन है, B1 B2 B3 भी नोन है। सो दिस इज अ सिस्टम। सिस्टम बोलते हैं जब इक्वेशंस की तादाद एक से ज्यादा हो तो उसको सिस्टम बोल देते हैं। अच्छा, इस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करने से मुराद है x1 x2 और x3 की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। अच्छा, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ज्यादा अच्छा होता है। मैट्रिक्स में कैसे, यहां पर आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसको x1 x2 x3 को, तो राइट साइड पर भी एक मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, B1 B2 एंड B3। तो ये ऊपर वाला जो सिस्टम है अब वो मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज हो गया है, यानी पहले इक्वेशंस थी, अब उसकी मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है। अच्छा, इस सिस्टम को हम इस तरह से लिखें तो ज्यादा अच्छा नहीं है कि इस मैट्रिक्स को, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ए कह दें, अननोन को एक्स कह दें, और जो नोन कांस्टेंट है उसको हम बी कह दें। स्मॉल बी से भी मेंशन किया जाता है और कैपिटल बी से भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है उसको, किसी भी लीनियर सिस्टम को ए एक्स इक्वल बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, यहां पर अगर ये बी जीरो के इक्वल हो तो फिर हम ये बोलते हैं कि जो सिस्टम है वो होमोजीनियस है, सिस्टम इज होमोजीनियस। और अगर ये जीरो ना हो तो फिर ये नॉन होमोजीनियस होगा। मैं इसको दोबारा यहां पर लिखता हूं, हमारे पास एक सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो यहां पर अगर तो बी जीरो के इक्वल हो तो इसका मतलब सिस्टम होमोजीनियस है, और अगर ये बी जीरो ना हो तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस।
ओके। अच्छा, अब सिस्टम के बारे में दो किस्म की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी अगर ये सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये कंसिस्टेंट हो, एक, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये इनकंसिस्टेंट हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन, कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे। और कंसिस्टेंट का मतलब ये है, फिर इसके आगे दो ऑप्शन हैं, कि सॉल्यूशन जो है वो यूनिक भी हो सकता है और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ओके। अच्छा, अगर हमारा सिस्टम जो है वो होमोजीनियस हो, सिस्टम इस तरह का हो कि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये होमोजीनियस सिस्टम है, तो ये सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है। दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ऑलवेज कंसिस्टेंट मतलब ये है कि इसका हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो फिर ये पॉसिबिलिटी बचती है कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होता है या इनफाइनाइट होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यूनिक कब होगा? यूनिक सॉल्यूशन अगर ये जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। क्या कहा? कि अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। अच्छा सोचें, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो को हमने दोनों साइडों पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। तो हम यही कह रहे हैं ना कि ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। तो अगर हम दोनों साइडों पर ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर तो बन जाएगा जस्ट एक्स और ये बन जाएगा जीरो। तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन भी कौन सा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल मीन दैट जीरो सॉल्यूशन, यानी उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन उस सूरत में हो सकता है जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, और जो एक सॉल्यूशन होगा वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा उसका कोई और यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस कब बनेंगे? अगर हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल हो। अच्छा, अब जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि रैंक फुल है। यानी इसका मतलब ये होगा कि रैंक इज इक्वल टू थ्री। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो तो उसका मतलब होता है कि रैंक जो है वो थ्री से थोड़ा है, फुल नहीं है। ये बात फिर जरा समझ लें कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो तो रैंक फुल नहीं होता। यानी फुल से मुराद है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है थ्री थ्री है ना, तो थ्री उसका रैंक फुल होगा, वरना उसका रैंक हमेशा थ्री से थोड़ा होगा। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो ना हो तो फिर उसका रैंक हमेशा फुल होता है। ओके जी। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए सिस्टम को? तो यहां पर दो तीन तरीके बताए गए हैं, चार तरीके यहां पर बताए गए हैं। सबसे पहला मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन में क्या करते हैं कि हम सिस्टम लेते हैं। हाउ टू सॉल्व मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमें ये बताता है कि आप सिस्टम लें ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर सिस्टम हमारे पास ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक्स को आप इक्वल लिख लें ए इनवर्स बी। तो ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, यानी ए इनवर्स फाइंड करें उसको बी से मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह से सॉल्व कर लें। ये है पहला मेथड। दूसरा मेथड है क्रैमर रूल। क्रैमर्स रूल में हम डायरेक्ट एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री की वैल्यूज फाइंड करते हैं। कैसे? जो एक्स वन है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह एक्स टू इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एक्स थ्री इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए थ्री डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू एंड ए थ्री? ए वन जो है वो उसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से हमें मिलता है, लेकिन जो एक्स वन के कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह बी वन बी टू और बी थ्री ले लेता है। बाकी उसी तरह रहते हैं, ए टू टू, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, थ्री टू एंड ए थ्री थ्री। तो इसी तरह से ए टू और ए थ्री भी बनाए जाते हैं।
यानी A2 की जगह क्या होगा, A2 वाले में जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह B1 B2 B3 आ जाएगा, और A3 में थर्ड कॉलम में B1 B2 और B3 आ जाएंगे। दो मेथड और भी हैं, एक है गाज इलिमिनेशन मेथड, यानी पहले आप मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में चेंज करें और वहां से उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लें, और तीसरा चौथा है गॉस जॉर्डन इलिमिनेशन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड जो है वो रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मिलता है। तो इनकी कुछ एग्जांपल्स आप अपनी बुक से ट्राई कीजिएगा। बीएससी में जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 है, तो उस वक्त इसको बड़ी डिटेल से हम देखेंगे। फर्दर मैं इसकी कुछ वीडियोस आपके साथ आज शेयर करूंगा, उसमें आप इसकी कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ अ नंबर इज एसोसिएटेड विद अनदर नंबर देन इट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है, आपने ये गलत डेफिनेशन पढ़ी है अगर आपने ये पढ़ा कि इफ अ नंबर इज एसोसिएटेड विद अनदर नंबर, ये गलत है। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा नंबर एसोसिएटेड होता है और कहाँ नहीं। डिटर्मिनेंट इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि हर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएट कर दिया जाता है और वो नंबर डिटर्मिनेंट होता है। लेकिन हम अपनी मर्जी से कोई नंबर असाइन नहीं करते, वो डिटर्मिनेंट फाइंड करने से जो नंबर मिलता है उसको उसके साथ एसोसिएट करते हैं। रैंक्स एप्लीकेशंस, नॉन ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन नहीं, नॉन ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन कभी भी नहीं होगा हमेशा। अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, तो वो सिर्फ ट्रिवियल होगा, इसके अलावा यूनिक सॉल्यूशन और कोई नहीं हो सकता। रैंक की जो एप्लीकेशन है वो लीनियर अलजेब्रा में आगे हम देखते हैं, यानी रैंक को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, मैंने अभी सिर्फ 3 बाय 3 के सिस्टम को डिस्कस किया है, तो कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया सिर्फ यही है कि अगर डिटर्मिनेंट फुल हो तो वो कंसिस्टेंट होता है। मतलब अगर लेस देन हो फिर भी फुल